नमस्कार, हम भारत के लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप सभी को साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो चुका है और इस साल देश में आम चुनाव होने हैं। अगले 4 से 5 महीने देश की सियासत गर्म रहेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहले ही सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर बाकी पार्टियों से काफी आगे निकल चुकी है या ऐसी दिख रही है और जनवरी के बाद आम चुनावों की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के पास समय बहुत कम बचा है और काम बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा काम है सीटों के बंटवारे का, जिस पर अभी तक कोई खास काम होता नहीं दिखा। तृणमूल कांग्रेस ने 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे का काम पूरा करने की बात कही थी। ये डेडलाइन अपने आप उन्होंने बताई या सुझाई, लेकिन वो तारीख निकल चुकी है। दरअसल इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस के सामने तमाम क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में चुनौती बने हुए हैं और लगभग हर दल कांग्रेस पर अधिक से अधिक सीटें देने का दबाव बनाए हुए है। बिहार की बात करें तो यहां सत्तारूढ़ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों के तालमेल की स्थिति क्या होगी, ये साफ नहीं है। यहां तीनों दलों में कांग्रेस सबसे छोटा दल है और बिहार में सीट बंटवारे पर असली खींचतान आरजेडी और जेडीयू के बीच ही होगी। इस बीच बिहार की सियासत में कई सुगबुगाहट जोरों पर है, जो ये बता रही हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। साल 2023 के जाते जाते जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष बदल दिया गया। राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से ज्यादा जाना जाता है, उनकी जगह नीतीश कुमार खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन आम चुनाव से ठीक पहले आखिर ये बदलाव क्यों हुआ? इस बात में कितना दम है कि ललन सिंह की नजदीकियां आरजेडी से काफी बढ़ गई थीं और नीतीश कुमार इससे असुरक्षित महसूस कर रहे थे। क्या जेडीयू में गुटबाजी को रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली? कई चर्चाएं तो ऐसी भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने ऐसा क्यों कहा कि राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है न दुश्मन। यह भी कह दिया कि निमंत्रण मिलने पर अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी वो जा सकते हैं। तो क्या यह सही है कि ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से आरजेडी खफा है? इस बीच एक नई बात यह हुई कि आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 6 जनवरी से शुरू हो रहा ऑस्ट्रेलिया का अपना आधिकारिक दौरा रद्द कर दिया है। ललन सिंह उधर अपनी लोकसभा सीट मुंगेर में थे आज और वहां जाकर उन्होंने अपने तेवर दिखाए। उधर बीजेपी नेताओं के बयान भ्रम की इस स्थिति को और बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बिहार से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने क्यों कहा कि बिहार में 14 जनवरी तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? गिरिराज सिंह बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू यादव उनसे नाराज हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटवाकर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू यादव पूरी गणित लगा चुके हैं और उनके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायक भी हैं। उधर आरजेडी के सांसद मनोज झा गिरिराज सिंह की बात को कपोल कल्पना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। उनका कहना है कि नीतीश और तेजस्वी में कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। महागठबंधन की सरकार 200% एकजुट है। 2025 तक नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन रहेंगे। बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, अन्यथा लालू जी पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे, ये देखते रह जाएंगे। अभी बीते एक हफ्ते से आप सब ने देखा होगा साथियों, पूरे देश में और कोई मुद्दा नहीं था। एक मनगढ़ंत मुद्दे के आधार पर महागठबंधन की सरकार प्रतिदिन गिराई जा रही थी। लोगों के बीच में मतभेद मनभेद बताया जाया करता था और एक पार्टी की अंदरूनी बदलाव को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के यूं बताया गया कि छीका टूटेगा, किसके भाग से पता नहीं। खैर, उस पर सब पर विराम लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निवर्तमान अध्यक्ष
जदयू ने और हमारे नेता तेजस्वी जी ने। तो बिहार की इस सियासत पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय। नवीन जी, आपका स्वागत है। क्या हो रहा है बिहार में? ये जो चर्चाएं चल रही हैं, नया साल शुरू हो गया है, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और उधर बिहार के अंदर जेडीयू और आरजेडी को लेकर के लगातार खबरें ये आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई मतभेद है सीटों को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर भी। लालू यादव नाराज हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या है सच्चाई? बगुना जी, पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को एनडीटीवी के नए साल की शुभकामनाएं, और मानते हैं कि आगे वाले सारे सभी लोगों के लिए अच्छा रहे। जहां तक बिहार की बात है, देखिए, अगर एक लाइन में अगर इसको हमको कहा जाए समराइज करने के लिए, तो हम कहेंगे कि एक अविश्वास और एक अस्थिरता का माहौल बिहार में बना हुआ है। भले ही दोनों पार्टी के नेता कुछ डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हो और या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो, लेकिन समहाउ एक माहौल बना हुआ है जिसमें वेट एंड वॉच की परिस्थिति बनी हुई है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में लोग वेट कर रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद जब एक ऑस्पिशियस माहौल रहता है, वैसी स्थिति में बिहार में कोई डेवलपमेंट होगा। और देखिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, एक र्यूमर मॉन्गरिंग का बिहार में चल रहा है। भले जेडीयू और आरजेडी के नेता ये कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा मीडिया को कंट्रोल कराकर एक अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के नेता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस तरह का गर्मजोशी का माहौल एक रहना चाहिए था दो एलाइज के बीच में, वो नहीं है। आज के दिन में 1 जनवरी है, लोग एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को ग्रीट करते, बड़े नेता, वो उस तरह का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अस्थिरता और अविश्वास का माहौल है, जिसको हमको लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टी के नेताओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी, और नहीं तो दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, और समय आपको लगता है कि अब बहुत कम रह गया है? कुछ भी सुलझाना है तो अब सुलझाया अभी ही जाना चाहिए। 31 दिसंबर तो निकल गया, अब जनवरी भी कुछ ही दिन बाकी है और इस बीच राम मंदिर का मुद्दा बहुत छाया रहेगा। देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है, पहले भी वो पार्टी के सुप्रीम नेता थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है, उसके दो ही दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत उनको कोई एक अहम रोल मिले, जिससे वो राष्ट्रीय पार्टी, वो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो एक नई दिशा अलायंस को दे सके। तो हमारा मानना है कि देखिए, इंडिया अलायंस के बीच में क्या होता है, इसका बहुत स्पष्ट प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के बीच में के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल ओहदा नहीं दिया गया, तो वैसी स्थिति में वो तेजस्वी यादव को अपनी सीट छोड़कर चीफ मिनिस्टर बना दें और वो अपने कुछ नहीं रहे, ऐसा हम नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार एक काफी सीजन लीडर हैं। तो अगर बिहार में किसी तरह का नेगोशिएशन होना है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, तो उसमें इंडिया अलायंस के बीच में नीतीश कुमार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा देना पड़ेगा, और ये कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को एक प्राइम मूवर का रोल अदा करना पड़ेगा बिहार की राजनीति में, जो अविश्वास और अस्थिरता का माहौल बना हुआ इसको दूर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका मिले तो बिहार का जो मसला है, शायद वहां तनाव कम हो, वो मसला जल्द सुलझे आरजेडी और जेडीयू के बीच इस खींचतान का। उधर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच खींचतान चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बल्कि ये कहा जाए कि कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर पसोपेश पर है तो गलत नहीं होगा।
22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस मुद्दे पर इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता अभी तक नहीं मिला है, लेकिन भले न्योता न मिले वो अयोध्या जरूर जाएंगे। उनका कहना है कि भगवान राम हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं और उनके रास्ते पर चलना सबका दायित्व है। जो अयोध्या कमेटी है उनकी तरफ से इनविटेशन आना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद वाले ने तो सब जगह बसें लगा रखी है, वो लगा रखा है, तो अगर उनकी तरफ से इनविटेशन आएगा नहीं आएगा तो अलग बात है, लेकिन हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आस्था है और हम वहाँ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो उनके आज भी आदर्शों को अपना रहे हैं और हम कई जगह जाते हैं, तो इसको राजनीतिक रंग देना अच्छा बात नहीं है। उधर इसी मुद्दे पर केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। दोनों ही दल केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन राज्य में दोनों ही एक दूसरे की धुर विपक्षी पार्टियां हैं। सीपीएम को भी राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया। ट्रस्ट ने खुद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को न्योता दिया, लेकिन बाद में सीपीएम ने इस न्योते को ठुकरा दिया। उसकी दलील है कि वो राजनीति को धर्म से अलग रखने की पक्षधर है। इस मुद्दे पर केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने सीपीएम को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सीपीएम फिलिस्तीन के मुद्दे और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही तरह राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को जो न्योता मिला है वो उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से मिला है और कांग्रेस पार्टी को न्योता नहीं मिला है, इसलिए सीपीएम इस मसले पर राजनीति न करे। और एक और मोर्चा है इंडिया गठबंधन के सामने बंगाल का, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, विपक्षी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के बीच खींचतान जारी है। ये तीनों पार्टियां केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में है, लेकिन राज्य के स्तर पर एक दूसरे की धुर विपक्षी रही है। बंगाल में सीटों का बंटवारा बहुत पेचीदा होने जा रहा है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे के लिए 31 दिसंबर को डेडलाइन बताया था। 31 दिसंबर की डेडलाइन तृणमूल कांग्रेस ने तय की, इंडिया गठबंधन ने नहीं, लेकिन एक डेडलाइन फिर भी सामने आ गई थी। अब ये डेडलाइन निकल चुकी है, आज 1 जनवरी है। 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीट बंटवारे को लेकर जो देरी हो रही है उस पर नाराजगी जताई। ममता बनर्जी इससे पहले उत्तरी 24 परगना की एक रैली में भी कह चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में लड़ेगा और टीएमसी बंगाल में लड़ेगी। तो सीटों का बंटवारा जल्द हो, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना दबाव पूरा बनाए रखे हुए हैं कि कांग्रेस उन्हें अधिक से अधिक सीटें दे और उन राज्यों में सबसे ज्यादा जहां क्षेत्रीय पार्टियां सबसे बड़ी मजबूत पार्टी हैं। बंगाल में उन्होंने कहा कोई और दल नहीं, ममता ने कहा कि कोई और दल नहीं बल्कि सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को सबक सिखा सकती है और बाकी देश को रास्ता दिखा सकती है। ममता ने सिर्फ बंगाल की ही बात नहीं की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ नेतृत्व करने देना चाहिए। टीएमसी के सांसद कुणाल घोष ने बीते शुक्रवार को कांग्रेस को बंगाल में बीजेपी की बी टीम बता दिया था। इस तरह के बयान कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनाव को और बढ़ाने जा रहे हैं, वो भी तब जब अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है और उसमें लंबी खींचतान बाकी है। Our Supremo Mamata Banerjee, she is looking after the process. She will take the final decision and she will inform in proper time. Bengal Congress, you see, there is a clear difference between the stand between Delhi Congress and Bengal Congress. In Delhi Congress, Sonia ji, Rahul ji, they are eager to take cooperation from Trinamool Congress to make it possible that a solid India alliance. But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of भाजपा भी। साफ है कांग्रेस को उसके सहयोगी क्षेत्रीय दल ही कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। उधर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बंगाल में सीट बंटवारे पर कांग्रेस हाईकमान जल्द ही कोई फैसला करेगी, लेकिन ये जल्द कब आएगा पता नहीं, क्योंकि समय अब निकल चुका है। दिसंबर का महीना खत्म हो चुका है, जनवरी शुरू हो गई है। राम मंदिर को लेकर के अब सरगर्मियां काफी तेज हो रही हैं और बीजेपी फ्रंट फुट पर है। इंडिया गठबंधन के सामने वक्त कम है, पहला
बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है, जिसे जल्द ही हल करना होगा। वक्त है ब्रेक का। और अब हमारा आज का वीडियो ऑफ द डे। नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में लोग हिल स्टेशन जाते हैं और हिल स्टेशनों में जो स्थिति होती है देखने में, वो आपने कल भी देखी और आज हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी जाने वाले रास्ते का हाल। देहरादून से मसूरी तक वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। नए साल के मौके पर सैलानी मसूरी जाने की कोशिश में थे, लेकिन कई लोग फिर भी पहुंच नहीं पाए। मसूरी में जगह नहीं थी और नीचे देहरादून से वो निकल चुके थे। तो ये स्थितियां हर साल सामने आती हैं, लेकिन इनकी वजह ये है कि ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की नाकामी होती है।